कौन बनेगा जीनियस। खेल के नियम पता है, दो दो लाइफलाइन है, एक लाइफलाइन ऑप्शन लेने की और दूसरी लाइफलाइन बाहर जाकर पूछने की। वो बात अलग है, कुछ क्वेश्चंस में हम ऑप्शन अपनी तरफ से देंगे, वो लाइफलाइन में काउंट नहीं होंगे। टीम ए के लिए पहला प्रश्न, 5-5 प्रश्न आप लोगों के द्वारा भेजे हुए पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न मेरी ओर से भेजे जाएंगे। मेरे हाथ में पहला प्रश्न टीम ए के लिए, और इस प्रश्न को भेजा है पुष्पा ने। पुष्पा, टीम ए के लिए सवाल। महमूद गजनवी ने भारत पर, प्रश्न को ध्यान से समझना उसके बाद ही जवाब देना। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। टीम ए के लिए प्रश्न, आपको बताना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। हाँ बताइए। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। लॉक कर दिया जाए। आपके जवाब को लॉक किया गया। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब, देखिए गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था, महमूद गजनवी से बात समझिए, तो वो अपने को बुद्ध सिकन, महमूद गजनवी अपने को बुद्ध सिकन कहलवाना चाहता। बुद्ध सिकन का क्या अर्थ होता है कि इस्लाम धर्म, उनका मानना है कि हम जो बुद्ध परस्ती नहीं करेंगे, जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा नहीं करेंगे। तो उसने सबसे ज़्यादा भारत के अंदर मंदिरों को टारगेट किया। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, लूटा, बहुत सारा सोना था, लूट कर ले गया। और कहें तो महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, और इस तरह भारत में मुस्लिम शासन का, मुस्लिम जो शासन था उसका प्रवेश यहीं से होने लगा था। महमूद गजनवी से पहले भी एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन हम जो सबसे पहले जिसको जानते हैं, जो प्रचलित है, वो महमूद गजनवी है। तो उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। टीम बी के लिए सवाल। टीम बी का प्रश्न हिमांशी के द्वारा भेजा गया। ये आपका सौभाग्य है कि आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न आपकी ही टीम को मिल रहे हैं। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ, ओलंपिक खेल आप सुनते रहते होंगे। साक्षी मलिक, क्या नाम था उनका, जिन्होंने कुश्ती में गोल्ड जीता था, ओलंपिक में ही जीता था। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कहाँ से हुआ, या इस खेलों का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ है, आप बता सकते हैं। टीम बी जी, यूनान में। हाँ, यूनान से ही ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ है, और खेलों में सबसे बड़ा खेल ओलंपिक ही माना जाता है। ओलंपिक में जिसे स्वर्ण मिल जाता है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। टीम ए के लिए सवाल। राष्ट्रगान, और ये प्रश्न भेजा है अनामिका यादव ने। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था। पहले तो हम जान लें कि राष्ट्रगान जो है उसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने राष्ट्रगान लिखा, और देखिए उन्हीं को एक ऐसा सौभाग्य मिला है जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा, यानी उनका लिखा हुआ राष्ट्रगान 2 देशों में कायम है, लागू है। एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा कभी था, पाकिस्तान से बांटकर बांग्लादेश को बनाया गया। तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान उन्होंने लिखा। उनका जो राष्ट्रगान था वो भारत के अंदर, हमारे संविधान में या हमारे देश में कब स्वीकार किया गया, जिसे राष्ट्रगान के रूप में कहा गया कि इस गान को हम लोग राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस सन में, और तिथि भी बता सकते हैं, यदि आप सन भी बताएंगे तब भी माना जाएगा, आपका जवाब सही है। आप ध्यान रखिए कि हमारा संविधान पारित हुआ था, हिंट के लिए मैं बता दूं, जब हमारा संविधान पारित हुआ है उसी के आसपास ये तिथि है जब राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। हाँ बताइए। 1950। जवाब को लॉक कर दें कि 1950 में राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा। आपको इस जवाब के लिए, चूंकि आपका जवाब आधा सही है, अभी आपने तिथि नहीं बताई, यदि आप तिथि भी बता देते हैं तो आपको पूरा अंक मिलेगा, अदरवाइज आपको 1 अंक मिलेगा। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है कि 1950 में ही राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, लेकिन किस तारीख को स्वीकार किया गया आपको ये बताना है। हाँ, 26 जनवरी। और ये जवाब आपका गलत है, इसलिए इस प्रश्न के लिए, कठिन से प्रश्न के लिए आपको आधा अंक दिया जाता है। देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पारित हुआ था, और उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। और टीम बी के लिए प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है, नमन यादव के द्वारा भेजा हुआ।
विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जो नारा था, ये गीत भी है, ये पूरा गीत भी है और ये नारा भी है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? टीम बी के लिए प्रश्न। हाँ, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक किया जाए और इनका जवाब कंप्यूटर महाशय ने जांचा, परखा, समझा और जवाब इनका बिल्कुल सही है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। और ये कानपुर के रहने वाले थे। ये आपका अतिरिक्त सामान्य ज्ञान है कि श्यामलाल गुप्ता पार्षद कानपुर के रहने वाले। आप कभी बिठूर जाइए, ध्यान से सुनिए। बिठूर में नाना साहब पार्क है, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका बचपन वहाँ पर बीता है। आप जाइए, बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है। तो वहाँ पर म्यूजियम है, म्यूजियम में आप जाएंगे तो वहाँ पर श्यामलाल गुप्ता पार्क, कानपुर के जितने भी महान क्रांतिकारी हुए, जैसे तात्या टोपे, नाना साहब, तो उनके सभी के चित्र और उनके जीवन के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये कानपुर के रहने वाले थे, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। बहुत अच्छा प्रश्न। और टीम ए के लिए अब नया प्रश्न, और इस प्रश्न को भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है और ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी बताइए। लुम्बिनी। लॉक किया जाए? कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल, देखिए 4 स्थान हैं जिनका संबंध गौतम बुद्ध से है। एक स्थान जहाँ पर उनका जन्म हुआ, एक स्थान जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, एक स्थान जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और एक स्थान जहाँ पर उन्हें परिनिर्वाण यानी उनका देहांत हुआ। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, सारनाथ में उन्होंने ज्ञान दिया था, बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और कुशीनगर में उनका देहांत हुआ। 4 स्थान आप लोग ध्यान से सुनिए, याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न कभी भी किसी भी स्थान से हो सकता है। और अब टीम बी के लिए प्रश्न। टीम बी के लिए प्रश्न, लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन पहला, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा लोहे का खनन कहाँ पर होता है? बताइए। मध्य प्रदेश। लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक किया जाए, मध्य प्रदेश। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा और समझा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपने जवाब दिया मध्य प्रदेश और ये जवाब आपका बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं, बाघ प्रदेश के नाम से जानते हैं। बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, लोहा नहीं पाया जाता। लोहा सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है। अभी रतन टाटा का देहांत हुआ, रतन टाटा के परदादा जमशेद जी टाटा, उन्होंने बिहार में ही लोहे का कारखाना लगाया था, उद्योग लगाया था, जहाँ पर लोहे का निर्माण। तो उद्योग कहाँ पर लगाए जाते हैं? किसी भी स्थान पर उद्योग लगाने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? कच्चा माल मिले, आवागमन हो, माल वहाँ से बिक भी जाए, इसके साथ साथ वहाँ श्रम भी मिल जाए, लोग नौकरी करने के लिए भी वहाँ आने के लिए तैयार हों। तो लोहा बिहार में, कच्चा माल, कच्चा लोहा बिहार में मिलता है, बिहार, झारखंड, तो यहाँ पर लोहे के कारखाने हैं। इनका जवाब मध्य प्रदेश गलत था और सही जवाब है बिहार। और अब टीम ए के लिए प्रश्न। इसमें भी प्रश्न लिखने वाले का नाम नहीं है, भेजा है नित्या ने, इसे कहते हैं लकी चांस। तो प्रश्न टीम ए के लिए है कि नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? जी बताइए। कानपुर के। लॉक किया जाए? कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को लॉक किया, जांचा, परखा, समझा। आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि बिठूर भी कानपुर में है और वहीं के नाना साहब रहने वाले थे। वहीं पर लक्ष्मीबाई का पालन पोषण हुआ, तलवारबाजी, घुड़सवारी, बहुत से युद्ध कौशल उन्होंने सीखा। और टीम बी के लिए नया प्रश्न। प्रश्न लिखने वाले ने अपना नाम नहीं भेजा है, लेकिन प्रश्न बहुत ही शानदार है, अच्छा है, सामान्य ज्ञान का है। भारत में प्रथम महिला जिसने एमए पास किया था, यानी कि पहली महिला जिसने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। एमए समझते हैं? इंटर बीए एमए। हाँ बताइए। चंद्रमुखी बोस। लगता प्रश्न इसी टीम से आया था। जवाब कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को लॉक किया, जांचा, परखा
और बताया कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1 नंबर दिया। टीम ए के लिए नया प्रश्न, और ये प्रश्न विरोधी टीम से भेजा गया दिव्या यादव के द्वारा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? टीम ए के लिए सवाल। हाँ बताइए। होमो सैपियंस। लॉक किया जाए? कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को लॉक किया और आपका जवाब बिल्कुल सही है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। देखिए, जितने भी जीव जंतु होते हैं, पौधे, इनके सभी के वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो आम के, मनुष्य के, ये हम लोगों को बचपन में ही याद करा दिए जाते थे। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है और आप लोग भी याद कर लीजिए। टीम बी के लिए सवाल, बहुत ही सुंदर प्रश्न। और जो टीम बी के लिए सवाल गया है वो टीम ए के द्वारा भेजा गया कल्पना के द्वारा। गांधी जी को सर्वप्रथम, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसके बाद प्रश्न अभी मेरे द्वारा पूछे जाएंगे, ये प्रश्न आपके द्वारा भेजे गए, लेकिन चाहे तो लाइफलाइन ले सकते हैं। हाँ बताइए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता। जवाब को लॉक किया जाए? जवाब को लॉक किया गया। ये प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत पूछा जाता है। कई बार प्रार्थना सभा में भी ये प्रश्न पूछा गया, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को लॉक किया, जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस, फादर ऑफ नेशन। और ये कब कहा था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, फादर ऑफ नेशन। अब टीम ए के लिए प्रश्न। हाँ, नित्या यादव के द्वारा भेजा गया टीम ए के लिए प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? टीम ए के लिए प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? बहुत ही सुंदर प्रश्न। हाँ बताइए। डॉक्टर विक्रम साराभाई। लॉक किया जाए? वेरी गुड, बहुत सुंदर। कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल। देखिए, आप लोग सामान्य ज्ञान की किताबें, उनसे दोस्ती कर लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, देखिए अंतरिक्ष होता क्या, आप लोग समझते हैं? अंतरिक्ष क्या होता? अंतरिक्ष जहाँ पर बहुत सारी आकाशीय पिंड होते हैं, जहाँ हम भी हैं, हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में, सूर्य भी अंतरिक्ष में, सभी ग्रह अंतरिक्ष में, गैलेक्सी अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी करने के लिए भारत के अंदर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाया गया था। इसके जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। जवाब बिल्कुल सही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका भी नाम, उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनका भी बहुत बड़ा योगदान। और अब टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न की चर्चा पहले भी हो चुकी है। मोहनदास करमचंद गांधी जब वकालत सीख कर आए और भारत में अपना काम शुरू करने वाले ही थे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे वकालत की, तो अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था, वो उनको एक देश में रहता था, वकालत करने के लिए उनको ले गया। तो गांधी जी को आपको बताना है कि गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ वकालत करने गए थे, भारत के बाहर किस देश में? टीम बी के लिए प्रश्न है। और ये जवाब ये भी है कि उस देश से ही वापस आने के बाद फिर उन्होंने अपना स्वतंत्रता जो संघर्ष था, आंदोलन था, शुरू किया था। आप हाँ बताइए जी। इंग्लैंड। लॉक किया जाए? कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को लॉक किया, आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इंग्लैंड में वकालत सीखने गए थे, ना कि वकालत करने गए थे। वकालत करने गए थे दक्षिण अफ्रीका। मैंने उस दिन प्रश्न पूछा था कि कहाँ से आए थे, 1915 में कहाँ से आए थे, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन भी किया था, वो जगह है दक्षिण अफ्रीका। तो वकालत करने गए थे दक्षिण अफ्रीका। देखिए, जब हम पढ़ते थे तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर क्विज कराई जाती थी और गांधी जी से संबंधित, मैंने यहाँ भी कराई है, लेकिन वो किसी कारणवश फिर वो बंद हो गई। गांधी जी के जीवन से संबंधित कम से कम 50 प्रश्न तैयार कर लीजिए, आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत उपयोगी रहेंगे। जन्म से लेकर और उनकी मृत्यु तक कम से कम 50 प्रश्न गांधी जी के जीवन से संबंधित याद कर लीजिए। तक का परिणाम वो मैं बता दूं। टीम ए को 1 2 3 4 5 एंड हाफ
आधा नंबर 5.5, 5.5। और टीम बी को 1, 2, 3 अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत बड़ा गैप है। और अब प्रश्नों का सिलसिला दौर चलेगा मेरी ओर से। टीम ए के लिए प्रश्न, और दोनों टीम ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को। अयस्क, अयस्क शब्द सुना होगा आपने। अयस्क, अयस्क क्या होता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, तो ये प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती। ये जमीन के अंदर मिलावट के साथ, उनके साथ मिट्टी, अन्य तत्व मिले हुए होते हैं। तो हर धातु का एक अयस्क होता है, उसका एक नाम है। प्रश्न आपके लिए यह है कि हेमेटाइट, प्रश्न को ध्यान से सुने, आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर, जिसे तांबा बोलते हैं, आयरन, एल्युमिनियम या फिर कैल्शियम। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? जवाब आने पर हाथ उठाकर जवाब देंगे। हाँ बताइए। टीम ए कैल्शियम, कैल्शियम को लॉक किया जाए। टीम ए ने कैल्शियम को लॉक कराया कि हेमेटाइट कैल्शियम का अयस्क है। कंप्यूटर महाशय ने लॉक किया, आपके प्रश्न को जांचा, परखा, समझा, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, लोहे का। कैल्शियम का अयस्क चूना पत्थर है। कैल्शियम चूना पत्थर से निकाला जाता है, ना कि हेमेटाइट से। तो आपको इसके लिए 0 अंक मिलता है। 0, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गणना आई। तो 0 से घबराने की जरूरत नहीं, हर महान व्यक्ति 0 से ही शुरुआत करता है। टीम बी के लिए प्रश्न, आपको बताना है मैग्नेसाइट। टीम बी, मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट अयस्क किस धातु का अयस्क है? मैग्नेसाइट। टीम ए के लिए ऑप्शन दिए तो आपको भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं। मैग्नेसाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन। मैग्नेसाइट किस धातु का अयस्क है? हाँ चलिए बताइए। मैग्नीज। तो मैग्नेसाइट मैग्नीज का अयस्क। कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीज का नहीं। अब टीम ए के लिए सवाल, और बहुत ही सरल प्रश्न। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? टीम ए के लिए सवाल। हाँ लॉक करो, लॉक करें। कुत्ता, कुत्ते को लॉक कर दें? चिल्लाएगा। ये टीम ए कह रही कुत्ते को लॉक कर दो। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला, इन्होंने बताया, लॉक किया गया। कंप्यूटर महाशय जांचा, परखा, समझा, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। आज पेपर में एक लेख आया, आपने देखा होगा, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको बंदर दिख जाए या कहीं कुत्ता दिख जाए, तो हमारे जो बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं कि इसकी तरफ देखना नहीं। कुत्ते और बंदर हमारे ऊपर कब अटैक करते हैं? आज पेपर में आया लेख, जब हम उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरल कपलिंग। इसका अर्थ क्या होता है कि जब हम कुत्ते और बंदरों की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो हमारी आंखों से उनकी आंखों कांटेक्ट होने पर जो हमारी मन की बात है वो कुत्ते तुरंत समझ जाते हैं। और हमारे मन में डर है या हम उनको भयभीत करना चाहते हैं तो वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जब भी हम ध्यान रखें, आप किसी भी कुत्ते को कुत्ता दिखाई पड़े, उसकी आंखें में आंखें डाल देना। आंखों में आंखें डाल के आप उसके बारे में अच्छा सोचना, केवल बोलना कुछ नहीं, केवल उसके बारे में अच्छा सोचना। वो आपके पास अपने आप पूंछ हिलाते हुए आ जाएगा या भागेगा नहीं। और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना और विचार करना कि अब मैं इसको मारूंगा, वो भाग जाएगा। ये वैज्ञानिकों ने खोज की है कि कुत्ते और बंदर जैसे ही आंखों में आंखें डालते हैं वो हमारी मन की बात तुरंत पढ़ लेते हैं। और इसी कारण मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समझदार है और न्यूरल कपलिंग में सबसे आगे। टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न, भारत में यानी कि विश्व में चावल का निर्यात करने वाला कौन सा देश है? सबसे अधिक चावल का निर्यात कौन सा देश करता है? इसके लिए आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। कौन सा देश चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? भारत, चीन, श्रीलंका, जापान। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, यानी विश्व में दूसरे देशों में भेज देता है? हाँ बताइए। भारत सबसे ज़्यादा चावल निर्यात करता है, लॉक कर दिया जाए। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा चावल निर्यात करता है। कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा।
और आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत विश्व का 41.2%, पूरे विश्व का 41.2% चावल अकेला भारत निर्यात करता है। मुझे लग रहा था कहीं आप चीन को ना बता दें। भारत सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात करता है, पैदा नहीं करता है, लेकिन हम उतना खपत नहीं करते, हम निर्यात सबसे ज़्यादा करते हैं। अब टीम ए के लिए सवाल। टीम ए के लिए प्रश्न, जो ठंडा होते हैं जिन्हें हम लोग शीतल पेय कहते हैं, ठंडा, आप लोग गांव के लोग ठंडा से बहुत परिचित हैं, यानी कितने लोगों ने कितना रुपया डॉक्टरों को दे रखा है नहीं ठंडा की बदौलत। आपको बताना है कि ठंडा जो होता है शीतल पेय, उनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे कि बोतल को खोलते ही उसमें झाग उत्पन्न होती है, और अगर झाग ना बने तो स्वादिष्ट भी नहीं लगती, अच्छी भी नहीं लगती है। तो आपको बताना टीम ए को कि ठंडा शीतल पेय में कौन सी गैस मिलाई जाती है। हाँ बताइए, लाइफ लाइन चाहिए, कौन सी लाइफ लाइन चाहिए? बाहर जाकर पूछने की। चलिए आप बाहर जाकर पूछ सकते हैं कि शीतल पेय में कौन सी गैस मिलाई जाती है। हाँ, तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि शीतल पेय ठंडा जो होते हैं उनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे कि झाग उत्पन्न होती है और वो स्वादिष्ट भी लगती हैं। तो आपका जवाब बताइए, क्या जवाब आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। लॉक किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को लॉक किया, जांचा, परखा और समझा। इसके लिए आपने लाइफ लाइन ली थी बाहर जाकर पूछने की। तो आपका जवाब बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि हम बाहर जाकर पूछते हैं तो वो जवाब हमारा सही ही हो जाए, लेकिन फिर भी कंप्यूटर महाशय कहते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठंडा में शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है जिससे कि झाग उत्पन्न होती है। टीम बी के लिए प्रश्न। टीम बी के लिए प्रश्न, आपको बताना है प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे ज़्यादा प्याज किस राज्य में उगाया जाता है, पैदा किया जाता है? इसके लिए चाहें तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं, आपके पास 2 लाइफ लाइन बची है और 2 प्रश्न भी हैं। तो इसके लिए आपने लाइफ लाइन के तहत ऑप्शन की लाइफ लाइन मांगी है कि आप 4 ऑप्शन चाहते हैं। ऑप्शन, तो चलिए पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है झारखंड। तो आपको बताना है कि 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा प्याज किस राज्य में उत्पादन होता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? हाँ बताइए आपका जवाब। राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्याज होता है। लॉक किया जाए, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को लॉक कर दिया। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा। राजस्थान में तिलहन, तेल निकलने वाली फसलें उत्पादन होता है, प्याज में तेल नहीं निकलता है। राजस्थान में नहीं, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन, कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को गलत बताया है और इसका सही जवाब है कि प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे भारत में महाराष्ट्र में होता है। नासिक से प्याज आता है, नासिक वाला प्याज, सब्जी खरीदने जाएंगे वो बताएगा अब नासिक वाला प्याज शुरू हो गया। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन होता है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे टीम ए। मनुष्य का तापमान, सामान्य तापमान, जिस तापमान को हम लोग सामान्य तापमान कहते हैं, जिसमें माना जाता है कि उस व्यक्ति को बुखार नहीं है, लेकिन उससे जैसे ही ज़्यादा होता है तो हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को बुखार आ गया। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होता है? हाँ, टीम ए के लिए प्रश्न। फ़ारेनहाइट तापमान को हम 2 रूप में नापते हैं शरीर का, सामान्य तापमान, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो किस डिग्री के फ़ारेनहाइट को हम लोग मनुष्य का सामान्य तापक्रम मानते हैं? तो आपने ऑप्शन वाली लाइफ लाइन मांगी है। फ़ारेनहाइट में कितना फ़ारेनहाइट सामान्य तापक्रम होता है? 36 डिग्री, 37 डिग्री, 97 डिग्री, 98 डिग्री। हाँ, फ़ारेनहाइट में आपको बताना है 36 डिग्री, 37 डिग्री, 97 डिग्री, 98 डिग्री। किस डिग्री का तापमान फ़ारेनहाइट में मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है? हाँ बताइए। 98 डिग्री। लॉक किया जाए, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय इनके जवाब को जांचा गया, परखा गया, कंप्यूटर महाशय ने समझा और आपका जवाब बिल्कुल सही है। फ़ारेनहाइट 98 और सेल्सियस 37 डिग्री। अगर आप लोग इसी तरह पढ़ते रहे, अपना ज्ञान बढ़ाते रहे, निश्चित ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। और अंतिम प्रश्न टीम बी के लिए, इसके लिए आपको एक लाइफ लाइन बची है बाहर जाकर पूछने की। सीस्मोग्राफ एक विधि है। सीस्मोग्राफ एक यंत्र है। सीस्मोग्राफी एक विधि है। उससे हम किस चीज़ को मापते हैं?
किस चीज़ का पता लगाते हैं, किस चीज़ की तीव्रता पता लगाते हैं सीस्मोग्राफ टीम बी के लिए। और ये अंतिम प्रश्न, और कल फिर मिलेंगे कौन बनेगा जीनियस के इस प्रश्न और उत्तर के कार्यक्रम में। टीम बी के लिए प्रश्न, सीस्मोग्राफ का प्रयोग, सीस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किसके मापने के लिए होता है, किस चीज़ को मापा जाता है, किस चीज़ की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोग्राफ। चलिए प्रश्न था कि सीस्मोग्राफ का प्रयोग किसको मापने के लिए होता है, हाँ बताइए। भूकंप की तीव्रता। लॉक किया जाए। कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को लॉक किया, जांचा, परखा और आपका जवाब बिल्कुल सही है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग सीस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं। और 7 रिएक्टर्स या इससे ज़्यादा तो बहुत ही भयंकर भूकंप आता है। कल फिर मिलते हैं। टीम ए ने आज काफ़ी अच्छी बढ़त बनाई, काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए, सही जवाब दिए, और कल की तैयारी के साथ कल फिर हम लोग इसी जगह मिलेंगे। कौन बनेगा